सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा जो है अपने जो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती है उसके लिए मनोविज्ञान की क्लास। और इस मनोविज्ञान की क्लास में जो अपने 10 प्रश्न आएंगे साइकोलॉजी के 20 अंक के, तो उनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्लास है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केवल ही 10 प्रश्न लेंगे क्योंकि अपने रीट मेंस में 10 प्रश्न ही आएंगे, तो उसके हिसाब से मैं हर रोज आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, दिए गए सृजनात्मक संबंधी सिद्धांतों में से कौन सा असुमेलित है। तो सृजनात्मकता से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से जो सिद्धांत असुमेलित है उसके बारे में बताना है। मतलब सृजनात्मकता का सिद्धांत और उसका सामने जनक दे रखा है, तो उसकी अपने को पहचान करने की कौन सा असुमेलित है। ऑप्शन ए है अस्तित्ववादी सिद्धांत विलियम वुंट, ऑप्शन बी है अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत कोहलर, ऑप्शन सी है सहचर्यवाद सिद्धांत रिबॉट, ऑप्शन डी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड। तो देखो, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ये सही है। साचर्यवाद का सिद्धांत रिबॉट ने दिया था, ये भी सही है। और अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत कोहलर ने दिया था, नहीं ये गलत है। हालांकि अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत से बाद में जुड़े कौन थे, कोहलर। ये सिद्धांत देने वाले थे अपने वर्दीमर, कौन थे, वर्दीमर थे, तो ये अपने असुमेलित है। और अस्तित्ववादी जो सिद्धांत है वो दिया था विलियम वुड ने, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्दृष्टिवाद सिद्धांत कोहलर, है ना। तो ये असुमेलित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना, अधिगम संबंधी कौन सा कथन सत्य है। जो कथन सत्य है उसके बारे में अपने को बताना है। कथन 1 नंबर पर दे रखा अधिगम आंतरिक होता है, 2 पर है अधिगम बाह्य होता है, और 3 पर अधिगम बैंकिंग मॉडल के समान होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो, अधिगम आंतरिक होता है, नहीं गलत है। अधिगम हमेशा कैसा होता है, बाह्य होता है। अधिगम कैसा होता है, बाह्य, क्योंकि अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। किसमें, व्यवहार में परिवर्तन होता है। और व्यवहार क्या चीज है, बाह्य है। क्या है, व्यवहार बाह्य होता है, इसलिए अधिगम भी क्या होता है, बाह्य होता है। ठीक है, और दूसरा है अधिगम बाह्य होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, अधिगम बाह्य होता है। और तीसरा दे रखा है अपने अधिगम बैंकिंग मॉडल के समान होता है, तो ये गलत है। अधिगम बैंकिंग मॉडल के समान नहीं होता है, अधिगम है वो प्रोग्रामिंग मॉडल के समान होता है। किसके समान, प्रोग्रामिंग मॉडल के समान है वो होता है। बैंकिंग मॉडल के समान तो रटना होता है, क्या होता है, रटना है, वो बैंकिंग मॉडल के समान है। और अधिगम है वो प्रोग्रामिंग मॉडल के समान होता है, इसलिए जो कथन पहला है वो भी गलत है। ठीक है, और जो तीसरा वो भी गलत है। केवल कथन है वो दूसरा सत्य है, तो सत्य ही बताना अपने को, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्या है, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 1-2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता है। देखो, 1-2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी और गुणा भाग है वो नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि कथन देखते हैं। कथन देखो, कथन 1 है बालक इसके लिए तत्पर नहीं है, कथन 2 है तत्परता का संबंध परिपक्वता से है। तो देखो, अगर अपन बात करें तो 2 वर्ष के बालक को जोड़ बाकी और गुणा भाग नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि पहली बात तो बालक है वो तत्पर नहीं होता है, और दूसरा है तत्परता का संबंध परिपक्वता से होता है, तो दोनों ही कथन है वो सही है। 2 वर्ष का बालक है वो जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के लिए परिपक्व नहीं होता है। ठीक है, और नहीं आप उसको जोड़ बाकी गुणा भाग सीखने के लिए तत्पर कर सकते हो, तो दोनों जो कथन है वो सत्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 एवं 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था कहलाती है, मतलब एक उत्तेजित अवस्था है व्यक्ति की, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए संवेग, बी में कुंठा, सी में जिज्ञासा और डी में मूल प्रवृत्ति, तो उसको अपन संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है अपना, बुद्धि है तो बुद्धि क्या है। ऑप्शन ए वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता, बी में है सीखने की क्षमता, सी में अमूर्त चिंतन की क्षमता, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो देखो, जो बुद्धि होती है वो वातावरण के साथ संयोजन करने की क्षमता भी होती है, सीखने की क्षमता भी होती है, और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता भी होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न है, निम्न में से अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। देखो, अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा नहीं है उसकी बात करनी है। ऑप्शन ए आर्मी बीटा परीक्षण, ऑप्शन बी में है आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन सी में शिकागो परीक्षण, और ऑप्शन डी में है अपने केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। ठीक है, कौन सा, केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण। तो देखो, अगर अपन बात करें आर्मी बीटा परीक्षण वो अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है।
शिकागो परीक्षण ये भी अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। और कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण ये भी अवाचिक सामूहिक परीक्षण होता है। अपने को बताना है अवाचिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, डियरबोर्न समूह परीक्षण माला के संबंध में कौन सा सही है। तो डियरबोर्न ने एक परीक्षण माला बनाई थी, समूह परीक्षण माला, उसके बारे में जो कथन दे रखे हैं उनमें से जो सही है उसको बताना है। ऑप्शन ए में ये 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही कथन है ये। इसमें अनेक प्रकार के बुद्धि परीक्षण सम्मिलित है, बिल्कुल ये भी कथन सही है, क्योंकि ये परीक्षण माला है। क्या है? एक प्रकार की परीक्षण माला। और परीक्षण माला किसको बोलते हैं? जिसमें एक से अधिक परीक्षण शामिल होता है तो उसको परीक्षण माला बोलते हैं। तो ये भी कथन सही है। और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी, ये भी सही है। इसका मतलब दोनों कथन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और इंपॉर्टेंट सूचना यह है, आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल अर्थात एक निश्चित शेड्यूल के तहत हर विषय के क्विज मिलते हैं। उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप चेक भी कर सकते हो कि अभी किस लेवल तक आपकी तैयारी हुई है और कहाँ तक अभी आपको और करना बाकी है। आगे बात समझे। और क्लास यदि आपको अच्छे लगे तो इस क्लास को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ, साइकोलॉजी के अदर कोई कंप्यूटर का है या और साइंस वगैरह है या कोई भी क्लास में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए इस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है अपना, एक प्रकार का द्वंद्व जहां सामने आई दोनों परिस्थितियां व्यक्ति के अनुकूल हो। देखो द्वंद्व में क्या होता है, दो स्थितियां उत्पन्न होती है, उन दो स्थितियों में से व्यक्ति को एक चुननी होती है, दो में से एक को व्यक्ति को सिलेक्ट करना होता है। अब वो दोनों परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। जैसे इधर जाए तो खाई और इधर जाए तो कुआं, तो दोनों परिस्थितियां क्या है? प्रतिकूल है। या मान लिया कि दोनों हाथों में लड्डू होना, जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति का रीट में भी सिलेक्शन हो जाता है, रीट मेंस में भी मान लिया सिलेक्शन हो जाता है, और मान लिया कि राजस्थान पुलिस या पटवार है उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, तो दोनों हाथ में लड्डू है। अब वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी उसको चुननी, उसकी हॉबी क्या है, उसकी रुचि किस में, तो है तो दोनों में फायदा है, तो वो दोनों जो है ये अनुकूल है। और इधर जाए तो कुआं इधर जाए तो खाई, वो क्या है? प्रतिकूल है। तो ऐसी स्थिति जिसमें दोनों जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है व्यक्ति के सामने वो अनुकूल हो तो उसको क्या बोलते हैं? इस द्वंद्व को क्या कहता है? ऑप्शन ए ग्रह ग्रह द्वंद्व, ऑप्शन बी में परिहार परिहार द्वंद्व, ऑप्शन सी में ग्रह परिहार द्वंद्व, और ऑप्शन डी में वर्जन पद्धति विरोधाभास। तो उसको बोलते हैं ग्रह ग्रह द्वंद्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह ग्रह द्वंद्व बोलते हैं, जिसमें दोनों ही परिस्थितियां क्या हो? अनुकूल हो, है ना। दोनों में से एक को चुनना है तो उसको ग्रह ग्रह। यदि दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो उसको परिहार परिहार द्वंद्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिहार परिहार द्वंद्व बोलते हैं। और यदि एक अनुकूल और एक प्रतिकूल हो तो ग्रह परिहार द्वंद्व उसको अपन कहते हैं। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाली सेवाओं को मॉनिटर व विनियमन करने का कार्य है। मतलब जो विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उनको जो भी सेवाएं मिलती है उन सेवाओं को मॉनिटर करने का काम और विनियमन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी एनसीएफ, ऑप्शन सी यूजीसी और ऑप्शन डी में आरसीआई। तो ये कार्य जो है वो करता है आरसीआई, है ना, भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद है वो ये कार्य करता है, ठीक है। पुनर्वास परिषद के द्वारा ये कार्य किया जाता है आरसीआई के द्वारा, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, वो है अपने चोरी करना, स्कूल से भाग जाना, साथियों के साथ झगड़ा करना या उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाना आदि उदाहरण किस प्रकार के बालकों की ओर दृष्टिगत होते हैं। तो कोई भी बालक है, मान लिया वो चोरी करता है या स्कूल से भाग जाता है या अपने साथियों के साथ झगड़ा करता है, उनके साथ मारपीट करता है, उनको चोट पहुंचाता है, तो ये किस प्रकार के बालक के लक्षण है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन बी वंचित बालक, ऑप्शन सी अपराधी बालक और ऑप्शन डी में है दिव्यांग बालक। तो इसका जो राइट आंसर वो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा अपराधी बालक, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर
जरूर करना। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।